सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती, आपको भी मेरा नमस्कार। सोनाली, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आरती, कैसी हैं आप? बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल हैं, गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत। नहीं, पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ, ये बात भी है। इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस सोचना ही नहीं है कि गर्मी है। अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है। तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना? क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए, मुस्कुराइए, खुशियां मनाइए। बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना? और आज के विषय बता दें। आज के विषय है, हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में, के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़ी सी पहले मैं खुद भी फंस गई थी बिल्कुल। और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और 1 लेवल 2 लेवल, मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पे पहुंच जाऊं। फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है। और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, यानी बकरी ईद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को, श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की, ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो वाईफाई होता है ना, वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आप क्या करें, एक गीत सुनते हैं। तो सुनते हैं गीत। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, आपकी आंखों
भाई सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज इसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है कि यानी वो पढ़ने वाली कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है। जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम मुबारकबाद देते हैं जी। और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है। जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या ज़कात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
हाँ, तो सोनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये, जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना, जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश रहते हैं, हमें ना उनके काम में हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनको जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं, या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए। हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं। जी, आज हम बात करेंगे के चेल्लम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेल्लम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है। और चेल्लामल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, नहीं जैविक तरह की उन्होंने खेती की। बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे। और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके। इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है। बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है। और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की। बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए। और चेल्लम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है। साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेल्लम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है। वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना, इस पृथ्वी को, जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी। देखिए तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षक की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है। अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं। और श्रीमती चेल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है। और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल, फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है। बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित। पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है। बिल्कुल, पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए। और अब एक संदेश सुन ले। बिल्कुल।
2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को। जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम, जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना? बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है। और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया, वे भी आएंगे। पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले। बिल्कुल सुनते हैं गीत। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं मेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए।
से भरी तेरी आँखें। तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल, वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के। कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए। ये तो होता है। और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए, एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो, और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना, असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है। उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं, कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं, हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ। जी। एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करे, परिणाम की नहीं। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा, तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं। इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा, पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का वो जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या, बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए। और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए। क्या बात है। एक हमारे आगे कर सकें। जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करे और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाए, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत 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 कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए। उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं। तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है। एक हमारे साथी ने लिखा है, आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ, जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला
अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की वजह अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें। बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी और वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है। और अब क्या करें, एक गीत सुनते हैं गीत।
आरती, दिल की बात। सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं। एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, न कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए। बिल्कुल। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें, हम तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है। तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए। और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना, बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियाँ होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है। पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है। और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर
मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी की जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता। एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है। ऐसा उन्होंने लिखा है। बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं, उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर पड़ता है। और ये जो गेमिंग जो है जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट से अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा, सॉरी जी कोई नहीं, समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें। नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करिए या किताबें पढ़े। बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है। और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। और अब क्या करें? एक गीत सुनते हैं गीत। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे, मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। जीवन की ये रास्ते लंबे
काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, ये ज़ालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, ज़ालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो आरती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक जी। और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है। और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम। नहीं, पर अगर हमें बहुत ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक, वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए। बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए। जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए? की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई क्योंकि बहुत कभी-कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं। कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है। जी। तो कभी-कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड, कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर तक है तो वो आपका नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा। लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते। जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा। यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे कि टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए। और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जिससे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको। और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल यानी खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा रखें। ये सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है। बिल्कुल। साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए। बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई, और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और अब एक गाना सुन ले। बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है। और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको, ये हमारे श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें, और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना। और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था। मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी, लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो। बिल्कुल बधाई हो आपको। अपने क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी आपने। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है। ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है। तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना। बिल्कुल, उसको ध्यान रखें। इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे।
और अति हर चीज के लिए बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जेत, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें? एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तो सुनते हैं गीत। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ओ अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दो जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस। तो आरती आज की आज की मुलाकात बस इतनी। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।